गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका हमारे समदरी आईएएस में स्वागत है। हम आपके परीक्षा को ध्यान में रखकर ही मैंने यह वीडियो शूट किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपकी परीक्षा के लिए 100% हितकर सिद्ध होगा। फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो तरह से हम लोग जानेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग इसी देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पीटी में क्वेश्चन बनते हैं, इसके साथ ही एसएससी रेलवे के क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब हम लोग सीखते हैं तभी से फ्रीडम इंडिया यानी 1947 की पूरी तरह से पृष्ठभूमि यानी भारत को आज़ाद करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण रोल था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने के पीछे के क्या रीज़न थे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और सबको जानेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जो पृष्ठभूमि थी 1857 के विद्रोह के पश्चात ही दिखाई पड़ती है। 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या ऐसा था? 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में राष्ट्रवादिता की भावना का तेजी से विकास होने लगता है और 1885 आते आते भारत की कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा मजबूत होने लगती है। इस मजबूत विचारधारा होने के कारण अंग्रेज़ों को यह डर सताने लगता है कि अब भारत में उनका लंबे समय तक शासन चलना संभव नहीं हो पाएगा और ब्रिटिश इसी लंबे समय भारत में शासन करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिशर लॉर्ड डफरिन जो उस समय का वायसराय था, उसने एक नीति बनाई कि किस तरह से लंबे समय तक भारत में शासन किया जाए। और इस बात पर विचार करने के लिए वह एक वरिष्ठतम रिटायरमेंट नागरिक सेवा के अधिकारी ए.ओ. ह्यूम से सलाह लेता है और ए.ओ. ह्यूम की इशारे से ही लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम दोनों मिलकर आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार मन में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो ध्यान रखना ए.ओ. ह्यूम है। अगर वायसराय पूछा जाए कि किस वायसराय के काल में, तो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपस्थिति कांग्रेस लॉर्ड वायसराय के पीरियड में कांग्रेस स्थापित हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़, दूसरी चीज़ें अब हमारे मन में यह आता है कि अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत को आज़ाद करने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अंग्रेजों ने क्यों स्थापित किया था? तो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अंग्रेज भारत की राष्ट्रवादी भावना को कमज़ोर करने के लिए भारतीय उच्च क्लास या एलीट क्लास या पढ़े लिखे क्लास को अपनी ओर मिलाने के उद्देश्य से ही उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किए थे। उनका इसके स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि साल भर में दिसंबर में भारतीयों की एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में भारतीय लोगों को, भारतीय नेताओं को इनवाइट करेंगे और उन नेताओं को कुछ लॉलीपॉप, कुछ लुभावनापन देकर उन्हें अपनी ओर मिलाने का प्रयास करेंगे और 1 वर्ष तक हम भारत पर शासन करेंगे। अगर ये भारतीय नेता लोग मुझसे मिलते जाएंगे तो भारत में जो राष्ट्रवादिता की भावना है उसको ये दबाने का कार्य करेंगे और इससे हमारी शासन व्यवस्था भारत में लंबे समय तक चलती रहेगी। इसी सिद्धांत को सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोला गया है। सेफ्टी वाल्व दोस्तों, जैसे कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है जिसका उद्देश्य होता है कि कुकर में जब ज़्यादा गैस भर जाती है तो कुकर फटने से अच्छा है कि सेफ्टी वाल्व टूट जाए और पूरी तरह से कुकर भी सेफ्टी रहे। तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पर ही स्थापित किया गया था। किंतु ये ध्यान रहे दोस्तों कि उस पीरियड के जो भी भारतीय नेता थे, भारतीय राष्ट्रवादी विचारक थे, वो महान देशभक्त थे और साथ ही महान विद्वान थे। वे अंग्रेजियों की सभी कूटनीतियों को अच्छे से जानते थे और खासकर इस पीरियड के जो प्रमुख नेता दिखाई पड़ते हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया, इस तरह से विचार किया
कि अंग्रेज जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लंबे समय तक भारत में रहना चाहते हैं, हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा देंगे। और ये नेता इस कार्य को करने में सफल होते भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें हमने बताया कि जो आरंभिक प्रमुख नेता थे वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी का विचार था कि भारत में अगर अंग्रेज है तो उसका एकमात्र उद्देश्य भारत से अत्यधिक लाभ कमाना है, और अंग्रेज भारत से दो तरह से पैसे कमा रहे थे, ऐसा दादा भाई नौरोजी का मानना था। नंबर 1 डायरेक्ट आय का सोर्स और नंबर 2 इनडायरेक्ट आय का सोर्स। अंग्रेज भारत में दो तरह से पैसे कमाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आय में दादा भाई नौरोजी यह बताते हैं कि अंग्रेज भारत में कच्चे माल या कैश क्राफ्ट नगदी फसल की खेती कराता था, और उस फसल को विश्व बाजार में बेचने के बहाने ले जाता था और ब्रिटेन ले जाता था, और उस नगदी फसल से कैश क्राफ्ट यानी तैयार माल बनाकर भारत में बेचता था, और इस बेचने से भारत से वह अत्यधिक लाभ कमाता था। और ये तो ब्रिटेन के डायरेक्ट आय का सोर्स है। इनडायरेक्ट इनकम के सोर्स में दादा भाई नौरोजी बताते हैं कि उस समय जो भारतीय नौकरशाह थे, कहने के लिए तो उनका वेतन ब्रिटिश सरकार उनको वेतन भत्ता देता था, जबकि रियल अगर बात किया जाए तो उन्हीं के समकक्ष खुद ब्रिटेन में भी जितने भी नौकरशाह होते थे उनके पेमेंट काफ़ी कम होते थे, जबकि भारतीय नौकरशाहों की पेमेंट ज़्यादा होते थे। और इन पेमेंट के बदले में एक अच्छा खासा अंग्रेज़ों की आय का सोर्स होता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति होने का तरीका कुछ इस तरह से बनाया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही सफल हो सकता था, भारतीयों के लिए संभव नहीं था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ब्रिटिश हमारे देश से डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट रूप से पैसे कमा रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे मन में और आती है कि जब ब्रिटिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से इस तरह से जब भारत से पैसे कमा रहा था, तो दादा भाई नौरोजी ने ये बताया कि अगर अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम यानी डायरेक्ट इनकम के सोर्स और इनडायरेक्ट इनकम के सोर्स को अगर समाप्त कर दिया जाए तो अंग्रेज अपने आप भारत से वापस चले जाएंगे। ऐसा दादा भाई नौरोजी का विचार था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी का मानना ये था, या उस समय के कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों का यह मानना था कि अगर दुश्मन को डिफीट करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, यानी दो प्रकार की रणनीतियाँ हो सकती हैं। एक रणनीति को वे मानसिक रणनीति या इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, दूसरे को फिजिकल नीति या शारीरिक नीति बोल सकते हैं। मानसिक नीति क्या है और शारीरिक नीति क्या है दोस्तों, इसी को हमें अच्छे से समझना है, ध्यान रखना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत में अंग्रेज जो थे और उनके अगेंस्ट भारतीयों की किस तरह से रणनीति हुआ करती थी, काफ़ी कुछ आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। ये इनडायरेक्ट रूप से आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब मानसिक नीति के अंदर हम देखेंगे। मानसिक नीति के अंदर दादा भाई नौरोजी का मानना था कि अगर दुश्मन अत्यधिक मजबूत है और इस समय ब्रिटिश भारत से अत्यधिक मजबूत है, अतः दुश्मन को पराजित करने के लिए मानसिक नीति का सहारा लेना चाहिए। इसी मानसिक नीति को दादा भाई नौरोजी P4 की नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं दोस्तों? P4। P4 क्या होता है? P4 का मतलब होता है 4 बार P, प्रेयर, प्रेटिशन, परसुएशन एंड प्लीड। प्रार्थना, याचना, विनती करना व गिड़गिड़ाना। दादा भाई नौरोजी का मानना था कि अंग्रेज चूँकि भारतीयों से काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि उस समय जिस समय दादा भाई नौरोजी वगैरह थे, इसमें कुछ वकील और पत्रा, कुछ एलीट क्लास ही
में राष्ट्रवादी की भावना बहुत ज़्यादा थी। बाकी जो भारतीय थी वो पुअर क्लास थी और जो राजवाड़े थे वो अंग्रेज़ों के समर्थक थे। ऐसी स्थिति में दादा भाई नौरोजी P4 नीति का पालन करते हैं। और P4 क्या है? प्रार्थना, याचना, विनती करना यानी गिड़गिड़ाना, 4 ये हो गया। इसका मतलब ये होता है कि दादा भाई नौरोजी या कांग्रेस के जो आरंभिक सम्मेलन होते हैं, यानी अगर हम बात करें 1885 से 1896 तक जितने भी सम्मेलन होते हैं उसमें कांग्रेस के नेता और इन सम्मेलनों में अंग्रेज़ों के सामने प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, विनती करते हैं और यह गिड़गिड़ाते हैं कि आप ही सब कुछ हो, हमारे फादरहुड की भावना से आप प्रभावित हो, इसलिए हम भारतीयों को थोड़ा सा कुछ दे दो और हम भारतीयों को प्रशासन अधिकारी में चयनित कराओ, हम भारतीयों को व्यवस्थापिका कार्यपालिका में स्थान दो। इस तरह से P4 की नीति इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों के सामने झुककर इन नेताओं की मांग की जाती है कि अंग्रेज इन्हें भारतीय सुविधाएं देना आरंभ करते हैं। और इन्हीं की नीति थी कि बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होना आरंभ हो जाते हैं। और जब बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब चयन होने लगते हैं तब अंग्रेज़ों की इनडायरेक्ट इनकम का सोर्स भारत से रुक जाता है। किंतु जब भारतीय बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारी बनने लगते हैं तो ब्रिटिश को यह चीज़ बुरा लगता है, क्योंकि उन भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को ठीक वही पेमेंट देना पड़ता था और साथ में उनके अधीन में उच्च अधिकारी जो होते थे, उनके अधीन जो उच्च अधिकारी होते थे वो भी अंग्रेज होते थे। तो किसी भारतीय के अधीन वे कार्य करना अपना इंसल्ट समझते थे। और फिर इनका जब बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तो अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई और इस नीति के द्वारा उन्होंने ये किया कि जितनी तेज़ी से भारतीय प्रशासनिक सेवा में, नागरिक सेवा में चयनित हो रहे थे उतनी तेज़ी से उन्हें किसी न किसी ब्लेम को लगाकर पद से हटाया भी जा रहा था। यह चीज़ें बड़े पैमाने पे हो रही थी, जिसका रिजल्ट यह दिखाई पड़ता है कि 1896 तक बहुत सारे भारतीय जो आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नेता थे वकील और पत्रकार थे, अब वकील और पत्रकार से ऊपर उठकर एक उच्च रिटायरमेंट सस्पेंड प्रशासनिक अधिकारियों का समूह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ने लगता है। और इनके जुड़ने के साथ एक बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हो जाता है, जिससे कांग्रेस की नीतियां हमेशा अंग्रेजों पर दबाव डालती हैं। और इन्हीं दबाव का परिणाम स्वरूप था कि अब वहाँ पे चूँकि बंगाल, अब दबाव चूँकि उस समय जो हमारी राजधानी थी वो क्या थी, बंगाल थी। बंगाल कलकत्ता था राजधानी, और कलकत्ता में जब राजधानी थी तो वहाँ की से ज़्यादातर सिविल सर्वेंट भी होते थे, यानी बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, घोष, ये सभी ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। ऐसी सिचुएशन में इन अधिकारियों के द्वारा कुछ मेंटली के साथ कुछ फिजिकली कंडीशन भी क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि बंगाल की जो पॉपुलेशन थी 50% हिंदू 50% मुस्लिम थी। इस बेस पर ये दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर देशभक्ति की भावना से मिलकर अंग्रेज़ों के ऊपर मेंटली प्रेशर डालना शुरू करते हैं, जिससे ये दिखाई पड़ता है क्योंकि ये बुद्धिजीवी जो IAS थे ये कैपेबल पर्सन थे, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो दूसरी तरह से कैपेबल थी, 6 इंच गायब करने में कैपेबल थी। ऐसी कंडीशन में अंग्रेज अधिकारी की वाइफ मार्केट तो जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी, बच्चा स्कूल जाएगा वापस नहीं आएगा। इस घटना के बाद, ऐसी सिचुएशन के बाद, चूँकि इसकी नीति बनाने वाले बुद्धिजीवी सिविल सर्वेंट होते थे तब इनको पकड़ना भी मुश्किल होता था। ऐसी सिचुएशन में अंग्रेज़ों के ऊपर मानसिक प्रभाव इस लेवल पर बढ़ने लगता है कि बहुत सारे अंग्रेज उस पीरियड में भारत छोड़कर ब्रिटेन भागना भी शुरू करते हैं। और उसी समय लॉर्ड कर्जन भारत में वायसराय बन के आता है और वह कुछ अलग नीति बनाता है। और तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नीति हम देखते हैं 1896 में, जहां 1885 से 1896 तक
दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। 1896 से 1905 तक फिरोज शाह मेहता व गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में कांग्रेस विचारधारा आगे बढ़ रही थी। फिरोज शाह मेहता व गोपाल कृष्ण गोखले की क्या विचारधारा थी दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेना है। इनका ये मानना था कि हम भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के विभिन्न देशों में जाएंगे और वहाँ की सरकार के द्वारा ब्रिटिश संसद पर यह दबाव डालेंगे कि भारत में अंग्रेज किस तरह से भारतीयों का शोषण कर रहा है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी ब्रिटेन के ऊपर बढ़ने लगता है और ब्रिटेन भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार, इस तरह से जो शोषण की प्रवृत्ति रखता था, वह अभी कहीं न कहीं कुछ कम होता दिखाई भी देता है। ये सब कारणों के बीच में ही दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन जो उस समय का वायसराय था, वो बंगाल को दो पार्ट में डिवीजन करने का पार्ट करता है, मुस्लिम और हिंदू के बेस पर, जो प्रेजेंट में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पूर्वी बंगाल जिसे हम प्रेजेंट का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल जिसे हम प्रेजेंट का कलकत्ता कहते हैं, इस पार्ट पे विभाजन दिखाई पड़ता है और इन्हीं के जब वो विभाजित करता है, इसी के विरोध में हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन होते दिखाई देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से कांग्रेस की भूमिका है और कांग्रेस क्यों बनी थी। अब यहाँ पे दोस्तों आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, अंग्रेजों ने क्यों किया था, क्या उद्देश्य था। और कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि भारत में अंग्रेज लंबे समय तक रहे, किंतु इसी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भारत से अंग्रेज की विदाई भी हो जाती है। और चूँकि ऑर्गेनाइजेशन एक है, दो नीतियाँ काम करती हैं, इसीलिए या इसी पार्ट को हम राजनीतिक इतिहास या राजनीतिक इतिहास के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सा साइड में एनालिसिस कर लें। ये तो आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझाना मजबूरी था, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शनल क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंस है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी। फाउंडर कौन थे? ए.ओ. ह्यूम दोस्तों रिटायरमेंट सिविल सर्वेंट थी, ठीक है। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम का एक जीवनीकार है जो आपके एग्जाम में आता है, विलियम वेडरबर्न थे दोस्तों। कौन थे? विलियम वेडरबर्न ए.ओ. ह्यूम के बायोग्राफर या जीवनीकार थे। वायसराय इस समय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डफरिन थे। और कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व थ्योरी पर के तर्ज पर स्थापित किया गया था। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है दोस्तों, आपका क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो 2 बार लेक्चर को पढ़िएगा, कमेंट में करिएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे 2 से 3 बार लेक्चर सुनिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम सम्मेलन की बात करेंगे। प्रथम सम्मेलन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बनर्जी जो थे ये बंगाली ब्राह्मण है दोस्तों, यानी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहला सम्मेलन इनका दिसंबर 1885 में हुआ था और इसमें 72 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे। इसके जो सदस्य थे दोस्तों वो वकील व पत्रकार थे। कौन थे? वकील व पत्रकार थे। ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, एक ध्यान रखना है, जो पत्रकारिता है, पत्रकार भारत का चौथा पिलर है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन की बात करेंगे। द्वितीय सम्मेलन 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ये सम्मेलन हमेशा दिसंबर मंथ में ही हुए थे, क्योंकि दिसंबर महीना अंग्रेजों के लिए अच्छा होता था, उनके इंटरटेनमेंट का समय होता था, इसलिए दिसंबर मंथ को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कराते थे। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष माने गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध नेता हैं, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी ये क्या करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? दादा भाई नौरोजी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, पहले इसका नाम था
भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय राष्ट्रीय यूनियन, तो संघ शब्द को इन्होंने हटाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द को जोड़ा था। ये कांग्रेस शब्द अमेरिका पार्लियामेंट से लेते हैं। अमेरिकी संसद को कांग्रेस शब्द कहा गया, जिसका तात्पर्य होता है लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला, लोगों को प्रतिनिधि करने वाला विभाग, यानी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला। तो कांग्रेस इसका मतलब हो गया कि भारतीयों को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पर कैपिटल इनकम, प्रथम प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाए थे। ये 1866-67 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये अनुमानित किए थे। दादा भाई नौरोजी की दूसरी खासियत है कि ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। ये 1892 लिबरल पार्टी के टिकट पर ये चुनाव जीते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्लू है, थोड़ा सा याद रखना कि जो भारत में कंपनी शासन कर रही थी वह इंग्लैंड की कंपनी थी, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। जबकि दोस्तों ब्रिटेन के 4 स्टेट थे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये शो किया है कि 1833 में बाकी लोगों को भारत से व्यापार करने का अधिकार मिला था और 1833 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करती थी, उसकी मोनोपोली रहती थी। तो ऐसी कंडीशन में जो बाकी लोग थे, चूँकि ब्रिटिश में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स और क्वीन होते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनने के लिए दोस्तों वहाँ पे पैसे के बल से कोई भी मेंबर बन सकता था। ऐसी कंडीशन में ब्रिटिश जो कंपनी के सदस्य थे, जब ये रिटायर होते थे तो पैसे के बल से मेंबर बनते थे, और जिससे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के जो लोग थे वो पद से हटते जाते थे, जिससे ये तीनों राज्य के लोग आपस में समूह बनाकर इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध में, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में एक मूवमेंट करते रहते हैं और ब्रिटिश संसद पे दबाव डालते रहते हैं। इन्हीं ग्रुप के नेता थे दीनबंधु हिंदूज, एनी बेसेंट आदि इसी ग्रुप के थे जिनका विफेक्ट, और इन्हीं ग्रुप के प्रभाव से ही दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतते हैं और ब्रिटिश संसद में अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत में अत्याचार या शोषण की नीति अपनाई जा रही थी उस बात को ब्रिटिश संसद में अच्छे से रखने का कार्य कर रहे थे। दोस्तों इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कितनी बार? 3 बार। एक तो हमने बताया 1886 में बने थे, दूसरी बार 1893 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं, तीसरी बार 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी की जो नीति थी 1885 से लेकर 1896 थी। ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी की नीति ही पहली बार जो हम मॉडरेट कह सकते हैं या नरम दल कह सकते हैं, P4 कह सकते हैं, यह इन्हीं की नीति थी जिनकी बदौलत भारतीय राष्ट्रवादिता की भावना में तेजी से विकास दिखाई पड़ता है। कांग्रेस का जो 3rd सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था दोस्तों? यह 1887 में मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का जो 4था अधिवेशन हुआ था दोस्तों यह 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले ये पहले अंग्रेज थे दोस्तों। इस तरह से इन 4 कॉन्फ्रेंस को हमें अच्छे से ध्यान रखना है और बाकी नहीं रटना है। ध्यान रखना दोस्तों, बाकी हम 1 बाय 1 लेक्चर जैसे लेते जाएंगे उसमें जिस कांग्रेस अध्यक्ष की योग्यता या इम्पोर्टेंस होगा, हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, उसको हम अपने आप वहाँ पे रखेंगे और आपका तैयार होता चला जाएगा। सिर्फ 4 तक रेक्टिफिकेशन आपको करना है दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं उसको हमने नोट किया है। जैसे 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों।
वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी जी ने गाया था और इनका मुख्य उद्देश्य यह था, रहीमतुल्लाह सयानी का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देना था। 1905 कांग्रेस का बनारस अधिवेशन था दोस्तों। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों। 1906 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। इस अधिवेशन में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों? स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1917 कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। ये आयरलैंड की महिला थी या आयरिश महिला थी। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो एनी बेसेंट का नाम आता है, जबकि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष की बात होती है तो वहाँ पे सरोजिनी नायडू को हमें फोकस करना है। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष होती हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला गया है। सरोजिनी नायडू का एक और स्टेटमेंट है दोस्तों कि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला थी जो किसी राज्य की गवर्नर बनी थी, और यह किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली यह पहली महिला थी। बस दोस्तों आज के लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में अध्ययन कराएंगे। लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने नोट किया है दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये पूछा था कि भारतीय राष्ट्र क्या पूछा था दोस्तों? प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया था कि इसके भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना। आप लोग दोस्तों हम आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप लाइक कमेंट में क्वेश्चन जरूर का उत्तर दीजिए, क्योंकि जितनी आप उत्तर देते हो उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे वीडियो को बच्चे देख रहे हैं, जिससे मुझे तो ये पूरा बिलीफ है, क्योंकि मुझे ये अध्ययन अध्यापन का लंबा अनुभव है दोस्तों कि क्या परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, उसके मर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते होंगे दोस्तों, वो निश्चित रूप से हमारी बातों को बिलीव करेंगे और जानेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम देखेंगे दोस्तों। लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष 1924 बेलगांव अधिवेशन में हुए थे। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। एनी बेसेंट 1927 में कांग्रेस की अध्यक्षा थी, जो प्रथम महिला अध्यक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, निम्न में से क्या भिन्न है, क्या अलग है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ वायलेंस, गरम दल का पिता कहा जाता है। ये एक्सट्रीमिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, जबकि गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट या नरम दल से संबंधित हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? दोस्तों 1909, 1935, 1909, 1907। दोस्तों हमने बताया था आपको कि पंजाब में जो सोल्जर बने, जो प्रथम विश्व युद्ध में बने हुए जो सिपाही थे, जब
ब्रिटिश भारत को आज़ादी से बाद से मुकरता है तो ये क्रांतिकारी एक आंदोलन करने लगते हैं और इसी आंदोलन को दबाने के लिए अमृतसर के जज सिडनी रौलेट के द्वारा रौलेट एक्ट पास किया गया था, जिसका उद्देश्य था शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार करना और इसी शक पर डॉक्टर सत्यपाल खिचलू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरोध में वह रौलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक मीटिंग बैठी थी, जहां वहां के डीवाईएसपी जनरल ओडायर बिना वार्निंग दिए फायरिंग कराता है, जो इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जाना जाता है। और बाद में इस जनरल ओडायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर की जाती है। दोस्तों, इस केस की जांच करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन सी कमीशन? मदन मोहन मालवीय कमीशन भारतीयों के द्वारा और हंटर कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पे दोस्तों ध्यान देंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था दोस्तों? प्रयागराज, पेशावर, लाहौर, अमृतसर। दोस्तों, यह अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। गरम दल नरम दल का पुनः मिलन कब दिखाई पड़ता है? 1907 सूरत अधिवेशन, 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। दोस्तों, 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल का विभाजन हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर। 1916 लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल दोनों आपस में एकजुट हो गए थे, जिसका मुख्य एकजुट करने का मुख्य जो प्रयास किए थे ये बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट का था। इन्हीं के प्रयास से पुनः नरम दल गरम दल एकजुट हो गए थे और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एकजुट हो गए थे। दोस्तों, 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तथा 1931 कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था? चोरी चोरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड, लाहौर घटना। दोस्तों, चोरी चोरा जो घटना हुआ था, इस घटना 1922 में 5 फरवरी 1922 जो गोरखपुर में हुआ था और जिसमें भीड़ के द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल के राख हो गए। इसी घटना के बाद 5 फरवरी को ये घटना हुई थी और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चोरी चोरा केस के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में है दोस्तों। लाहौर घटना क्या थी सर? लाहौर घटना 1929 की घटना है दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, साइमन कमीशन का जब विरोध करते करते 1928 में जो लाहौर के ये थे डीवाईएसपी उस समय थे सांडर्स के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व राजगुरु के द्वारा सांडर्स की हत्या करके ली जाती है और इसी को हम लाहौर केस कहते हैं दोस्तों। इसी केस के मसले में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। यह केस भगत सिंह का प्रूफ नहीं हुआ था, फिर भी दी गई थी। काकोरी कांड वो ट्रेन डकैती से संबंधित है दोस्तों, जो लखनऊ के पास में हुआ था, जो चंद्रशेखर आजाद वगैरह के साथ कराया गया था और जिनका उद्देश्य था कि सरकारी डकैती करना और इनसे क्रांतिकारी विचारधाराओं को मजबूत करना था, आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मिलान करने के लिए है दोस्तों। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा बी, कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम। सी ऑप्शन, कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? भाई लाल डफरिन था दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 8वें क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। इसमें ये क्वेश्चन बताया गया है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु असहयोग आंदोलन के समय हुई थी दोस्तों। हमने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इन्हीं के दुख में महात्मा गांधी जी के द्वारा तिलक फंड की स्थापना की गई थी दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सुमेलित करने के लिए है। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था दोस्तों भारत में? एनी बेसेंट व तिलक जी। असहयोग आंदोलन गांधी जी। खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने फायरिंग कराया था? जनरल ओडायर संबंधित है। लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार थे। 10वें क्वेश्चन पे दोस्तों हम फोकस करेंगे। इसमें समाचार पत्र है और संपादक है। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन है? एनी बेसेंट है दोस्तों, अंग्रेजी में आता था। यंग इंडिया अंग्रेजी में आता था, गांधी जी संपादक हैं। केसरी समाचार पत्र मराठी में आता था, तिलक जी हैं। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र एनी बेसेंट का है, ये अंग्रेजी में आता था दोस्तों। कॉमनवेल्थ में ही पहली बार एनी बेसेंट होम रूल का स्टेटमेंट दी थी दोस्तों, जिसका रिजल्ट होम रूल आंदोलन के रूप में दिखाई पड़ता है, जो तिलक जी ने भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया था दोस्तों। मराठा न्यूज़पेपर ये बाल गंगाधर तिलक जी का है दोस्तों, ये अंग्रेजी में पब्लिश होता था और तिलक जी का है दोस्तों। आज के सवाल को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों। जिसमें ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों कमेंट करिए और हमें ये बताइए दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। चूँकि ये आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आइडियोलॉजी बताने के लिए थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंस भी है, ऐसा हमारा दोस्तों विश्वास है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटी बजाना न भूलें, जिससे दोस्तों जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।